नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी का अपना यूजीसी नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग आज हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव पढ़ेंगे। गद्य साहित्य का आविर्भाव का जो टाइम पीरियड है 1900 से लेकर 1925 के बीच का है, यानी कि कुल मिला के कहा जाएगा आधुनिक काल युग है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में गद्य खंड। आपको पता होगा कि ये मेरी तीसरी कक्षा है। इससे पहले हम लोगों ने आपको बता दूं कि वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल और रीति काल पूर्णतः हम लोगों ने देख लिया है लाइन बाय लाइन ढंग से। अगर आपको वो देखना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण निचोड़ वाले प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको कुल मिलाकर के सारा चीज़ यूं ही दिखेगा कि आपको सबसे पहले तो खंड 1 जो होता है वो भी दिखेगा, जिसके अंतर्गत खंड 1 में क्या आता है, आदिकाल हो गया, ठीक है। उसके बाद खंड 2 में भक्ति काल का पाठ पूरा दिखेगा। खंड 3 में जब जाएंगे तो आपको रीतिकाल दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं कहाँ पे, खंड नंबर 4 में, जो इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक काल या गद्य खंड बोलते हैं इसको। तो इसमें जब आते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण चीज़ें आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लेलिस्ट पे जाएंगे या कोर्सेस में तो आपको मिलेगा इस तरीके से कि लास्ट जो दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लास्ट 60 डेज का जेआरएफ बैच आपको यहाँ दिखेगा। तमाम कोर्सेस यहाँ पर अपलोडेड है। आप जाकर के पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 में भी फ्री हैंड लेक्चर लिया गया है, तो फ्री हैंड लेक्चर आपको बेहतरीन शॉर्ट नोट्स के तौर पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। और पेपर 2 तो आप जानते हैं कि अगर आपका विषय हिंदी है जिसका कोड 20 होता है तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही अगर आईसीटी आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 8 की बात हो रही है पेपर 1 में, किसमें, पेपर 1 में, तो पेपर 1 के अंतर्गत आप जानते हैं कि किसी भी विषय आपका हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी विषय आपका रहता है तो पेपर 1 तो आपके लिए कंपलसरी होता ही है, करते ही है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनर्स अगर है तो 0 to हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है यहाँ पे। आपको एक शुक्ल बैच भी है यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण पुस्तक का निचोड़ यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग जब शुरुआत किया था तो आधुनिक काल जिसको गद्य खंड बोलते हैं 1900 से लेकर 1925 का, इसके अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ बचा रह गया था। आज हम लोग देखेंगे कि उसको वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि आप जाएंगे कि इसका जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, इसमें आपको कुछ मिलाकर के पढ़ा जा चुका है। नेक्स्ट वाले पार्ट में जब आएंगे तो नेक्स्ट वाले में इसकी शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। कहाँ से, संस्कृत में चर्चा पीकाट साहब की। कहाँ, चर्चा पीकाट साहब की हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था पूर्णतः। अब यहाँ पर पीकाट साहब लिखा हुआ है। पीकाट साहब इससे पहले आपने देखा था कि लड़कपन से ही सुनते आते थे। इन्होंने इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास भी किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और उनके अपने प्रेस से छपाने के लगे, ठीक है। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है। क्या है, प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर में उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहें। उनकी हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी, ठीक है। संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन की कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन कंपनी से क्या किया, अपना आपको नामक जो विख्यात व्यवसायिक कार्यालय में पूर्वी ये मंत्री नियुक्त हो गए, ठीक है। कौन, पीकाट साहब। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आया जिसको आइन सौदागिरी के नाम से जाना जाता है, उर्दू में निकलता था, और जिसका संपादन कौन, पीकाट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे, और स्वाभाविक बात है कि उनको हिंदी पर क्या थी, एक अच्छी पकड़ थी। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह
भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिकार्ड साहब के दो चार पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1952 में, यानी कि सन 1895 में, वे रिया घास मतलब जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे, कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए। पर साल भर के से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे। लखनऊ में ही उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था 1996 में। उनका शरीर भारत की ही मिट्टी में ही मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, कौन लिखा शकुंतला नाटक? राजा लक्ष्मण सिंह। इसको आप PYQ कर सकते हैं। तब उसकी भाषा देख हुए बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि वहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रंग रूप की भाषा का लदा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना ये विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की रचना की भूमिका में लिखा था। देखिए उसमें क्या वे कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी, क्या है? फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू और हिंदुस्तानी में अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की नई भाषा की खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती थी, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि श्री प्रसाद ने उर्दू की ओर से झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 में 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। रापचा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नामक एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे सिकंदरिया से निकला था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू निकलने लगा था, इसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 में से और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। रविचंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, क्या नाम है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। वहां पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य में के प्रचार के लिए वे सहायक के रूप में वह शुद्ध हिंदी गद्य था, हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से सदा बचाते रहे। ठीक है। हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार वहां राजा शिव प्रसाद को विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित थी। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए। पद्य और छंदबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का लहर कतावे ये वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं। नवीन बाबू की इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब
कि पुराने हामी हिंदी के पक्के दुश्मन गरसा दतासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए। अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्षमंडन किया। नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। क्या कहा नवीन बाबू को? कट्टर हिंदू कहा। अब ये फ्रांसीसी हिंदी में से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बीम्स साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया। जो भी बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से शुद्ध करने का रास्ता निकाला। इस प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी मतलब गरसा तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें करता है। सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष ये साहब ने अपनी यह राय दी जाहिर की कि अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में अपने विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने ही सिर झुकाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हिंदी के बारे में कही जा रही है। इस राय को गरसा दतासी ने बहुत खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 में जब यह विवाद हुआ था देसी जवान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ है कि अधिकांश जनता विशेषतः गांव को जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, क्या है सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इसे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से ये किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहे। कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर गरसा दतासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। अब देखिए क्या है, उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। यानी कुल मिला के समझिए कि गरसा दतासी फ्रांस में बैठे बैठे क्या करते थे, हिंदी के विरुद्ध ही बोलते थे। और उनका एक साथ देने वाला जो एक था सर सैयद अहमद खां, अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकस्वरवाद की ओर से नवशिक्षितों लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकस्वरवाद लेकर खड़े हुए। संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश, कौन दयानंद स्वामी की बात हो रही है, स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित भी ही किया। वेदों की भाषा भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और जब आर्य समाजियों के लिए हिंदी और आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया तब संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का क्या हुआ, प्रचार बहुत तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों के लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है इन्हीं की बदौलत है। संवत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फिलौरी, क्या नाम है, श्रद्धाराम फिलौरी के व्याख्यानों और कथानों की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथले पहुंचे और उन्हें महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब में सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते और रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और आदमियों की भीड़ रहती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था। उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी
कुछ पुस्तकें लिखी है, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी है। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यमृत प्रवाह जो है उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे। वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासों को खटक जाती थी, और कुछ लोग इन्हें नास्तिक कह देते थे, पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते थे। ठीक है। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी। ये संवत 1928 में हिंदी के अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों की अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लिखा जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने सत्समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं। क्या है भारत में भाषा के लेखक? एक काशी में है और दूसरा पंजाब में है। परंतु आज एक ही रह गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। किससे था? हरिश्चंद्र से था। राजस्य प्रसाद आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे। उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात की धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का क्या था, आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता है, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल रहा था। हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता? सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी? उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों की निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का क्या है साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की जो है हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब है। उसी प्रकार की उसी के प्राकृतिक रूपों से निकली है। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली है। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक उसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। क्या हुआ? उसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, काशी में। अब देखिए आपके सामने यहां दिख रहा है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान 1900 से 1925 के बीच, 50 के बीच में। ठीक है, 1900 से 1950 के बीच में। हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका क्या होगा, एक सीक्वेंस है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने पढ़ा है 1900 से लेकर के 1925 के बीच का, जिसमें गद्य साहित्य का विकास पढ़ा और गद्य साहित्य का आविर्भाव पढ़ा, दोनों चीज पढ़ा। अब जो पढ़ने वाले हैं 1925 से लेकर 1950 के बीच में क्या पढ़ने वाले हैं? आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन, प्रथम उत्थान पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पर
गद्य का प्रवर्तन है सामान्य परिचय के अंतर्गत। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी से जो है प्रभाव था भारतेंदु हरिश्चंद्र को का प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जाइए पेपर 1 भी आपका तैयार हो चुका गया है, पेपर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक में, और पेपर 2 भी जो आपका हिंदी है वो भी तैयार 1 से लेकर 10 तक तैयार हो गया है, जाकर के देख सकते हैं। यूनिट वाइज आपको एक बार प्लेलिस्ट को ना बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट को एक बार कंप्लीट जाके देखिए, एक बार 1 से लेकर के लास्ट तक के प्लेलिस्ट को देखिए कि क्या क्या आपके काम की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बिना देखे आप नहीं कह सकते कि हमारे लिए सर क्या है और आपके काम के लिए क्या है। सो बिना देखे कैसे पता चलेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट का तो द्वारा ऑल टाइम खुला है ना। इसके लिए तो कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।